रेडी। हेलो दोस्तों, मैं गुंजा सोनी एसपी शुक्ला एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हैं बताइए। और चलिए आज आप नेक्स्ट प्रैक्टिस देखिए हिंदी टीष्टी पिष्टी का। इसको बंद कर जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए और देखिए क्वेश्चन देखिए। निम्न में से शंकर शोध का नाटक है बादशाह बेगम गुलाम, एक और द्रोणाचार्य, तेंदुआ या शंभू की हत्या। ठीक है, शंकर शोध का नाटक पूछ रहा है। बादशाह बेगम गुलाम, एक द्रोणाचार्य। अगर बादशाह बेगम गुलाम की बात करें इसमें सत्ता से परेशान, सत्ता से परेशान, सत्ता से परेशान आम आदमी, आम आदमी के आक्रोश का वर्णन है। वर्णन है, ठीक है। तेंदुआ, तेंदुआ किसकी रचना है? ये सुदृढ़ जी की है ना। तेंदुआ मुद्रा, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तेंदुआ किसका है? मुद्रा राक्षस। उसके बाद शंभू की हत्या, शंभू की हत्या किसकी है? नरेंद्र कोहली जी का। और शंकर शोध का नाटक कौन सा है? आंसर इसका क्या होगा? एक और द्रोणाचार्य। आंसर इज ए बी, एक और द्रोणाचार्य। ये शंकर शोध का नाटक है, ठीक है। अच्छा, ये नाटक किस पे बनाया गया है? महाभारत काल के द्रोणाचार्य पे बनाया गया है। थे ना महाभारत में एक द्रोणाचार्य, महाभारत के द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु थे। महाभारत के द्रोणाचार्य, ये उन्हीं पे बनाया गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। आइए नेक्स्ट। पथ की खोज उपन्यास के रचनाकार बताइए। पथ की खोज उपन्यास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, अज्ञेय, मुक्तिबोध या इलाचंद जोशी? आप लोग आंसर दीजिए। अच्छा, ये देवराज कौन से थे? मनोविश्लेषणवादी थे ना। ये मनोविश्लेषणवादी कवि थे। अज्ञेय जी कैसे थे? ये भी मनोविश्लेषणवादी थे। जैनेन्द्र भी मनोविश्लेषणवादी थे। और अज्ञेय की कौन सी रचना है? आप लोग अज्ञेय जी का रचना का नाम बताइए। अपने अपने अजनबी, हरी घास पे क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, बहुत सारी इनकी इत्तिलम, बहुत सारी रचनाएं हैं ना। और अगर मुक्तिबोध की रचना की बात करें तो
अच्छा, ये इलाचन जोशी जी की रचना कौन सी है? जहाज का पंछी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पथ की खोज किसका उपन्यास है? डॉक्टर देवराज जी का। ठीक है, आंसर लीजिए ए, पथ की खोज। आइए दूसरा देखिए, निम्न में कौन सा असंगत है? गमन, गबन, रामनाथ व जायला, मतलब इसमें जो पात्र थे वो पात्र इसमें कौन है और कौन नहीं है, वही जो असंगत है उसी को ढूंढ बताइए आप लोग। कथाकल्प, रानी देवप्रिया, प्रेमाश्रम, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर और बलराज। रंगभूमि में तुलसीदास। आप लोग आंसर दीजिए, इसमें कौन सा गलत है? अगर हम रंगभूमि की बात करें तो यह सूरदास पे सूरदास इसके पात्र है ना, और गांधी जी के जीवन पर गांधी जी के जीवन पर उपन्यास है। इससे गांधी जी हाँ, इसका रंगभूमि कौन है भैया? सूरदास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, गबन में रामनाथ व जायला थी, ये भी सही है। कायाकल्प है, कायाकल्प में रानी देवप्रिया भी थी, ये भी सही है। प्रेमाश्रम में ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर और बलराज थे। रंगभूमि तुलसीदास जी की नहीं, ये सूरदास पे बनी थी। करेक्ट आंसर ये डी। आइए दूसरा देखिए, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे वह नवमित्र सा। यह पंक्ति किसकी है? ठाकुर गोपाल सिंह, कामता प्रसाद गुरु, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न या बाल मुकुंद गुप्त। बताइए, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे वह नवमित्र सा। इसका आंसर बताइए आप लोग। अगर इनकी रचना की बात करें, माधवी और मानवी, कामता प्रसाद जी का, विनय पचासा और भौमासुर वध। उसके बाद पंडित गिरिराज किशोर। अगर इनकी बात करें, इनका कौन सा है? गीतांजलि का इन्होंने अनुवाद किया था ना, पद्यानुवाद। इन्होंने गीतांजलि का पद्यानुवाद किया था। बाल मुकुंद गुप्त, इनका है स्फुट कविता, और स्फुट मतलब इनके उत्कल कविता है, ठीक है। और कामिनी। अब इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। आंसर इज सी, सी इज ए करेक्ट आंसर। आइए दूसरा देखिए, हल्दी घाटी महाकाव्य किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, नरेंद्र शर्मा या रामेश्वर शुक्ल अंचल। हल्दी घाटी बताइए। अगर सोहनलाल जी की बात करें, इनकी कुछ रचनाएं हैं ना,
भैरवी और वासदत्ता। नरेंद्र शर्मा, इनकी कौन सी है भैया? पलाश वन और करण फूल। और एक कौन सी है? मिट्टी और फूल। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी रचना की बात करें तो कौन सा है बताइए आप लोग? मधुलिका, अपराजिता, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। अगर आप लोग बात करिए तो हल्दी घाटी, जैसे हमारे कृष्ण जी ने युद्ध किया था ना, वहां पर कहाँ कृष्ण ने युद्ध किया था, उन्हीं पे जैसे श्याम, कृष्ण को श्याम कहते हैं ना, उनको रणछोड़ बोला जाता है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो हल्दी घाटी महाकाव्य श्याम नारायण पांडे उस माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका आंसर करेक्ट क्या है? बी। आइए दूसरा देखिए। निम्न में किस लेखक या कवि का जन्मकाल सुमेलित नहीं है? इसमें जन्मकाल पूछा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, राधा कृष्ण दास 1865 ईस्वी या अयोध्या सिंह उपाध्याय 1895 ईस्वी। बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? अगर हम मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें, इनका कहाँ पर जन्म हुआ था? चीरगांव झांसी में ना, चीरगांव झांसी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहाँ हुआ था जन्म? रायबरेली, दौलतपुर, दौलतपुर, रायबरेली। राधा कृष्ण दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ के थे राधा कृष्ण दास जी? ये काशी के थे। काशी, जो बनारस से पूर्व में काशी कहते थे ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये कहाँ के थे आप लोग बताइए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये हरिऔध जी हैं। ये आजमगढ़, आजमगढ़ 1865 ईस्वी, निजामाबाद, निजामाबाद में हुआ था। ये सही है, ये भी, लेकिन ये जो डी है, डी गलत है, क्योंकि इनका जन्म समय क्या है? 1865 ईस्वी। जब राधा कृष्ण दास जी का जन्म हुआ है उसी समय इनका भी हुआ, 1865 ईस्वी। करेक्ट आंसर ये जे डी। आइए दूसरा देखिए। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का क्या नाम था? विश्वंभर, निम्बार्काचार्य या क्षीर स्वामी या स्वामी हरिवंश? आंसर दीजिए इसका आप लोग, थोड़ा फास्ट रिप्लाई कीजिए। अच्छा, निम्बार्काचार्य ये किसके संपादक थे? निम्बार्काचार्य गौड़ी समाज के थे ना? नहीं, निम्बार्क संप्रदाय के थे, सॉरी, ये थे।
निम्बार्क संप्रदाय। छेद स्वामी और विश्वम्भर जो थे ये गौड़ी संप्रदाय के थे ना, गौड़ीय संप्रदाय। छेद स्वामी जी को छेद चौबे कहते थे इनके बचपन में, छेतु चौबे। और स्वामी हितवंश राय को राधा वल्लभ संप्रदाय से थे ना, राधा वल्लभ संप्रदाय। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु के बचपन का क्या नाम था? विश्वम्भर। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, विश्वम्भर नाम था। आइए दूसरा देखिए, निम्न में मीराबाई की रचना नहीं है, इनमें कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद की टीका या गीत गोविंद? आंसर दीजिए आप लोग। गीत गोविंद, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल और गीत गोविंद की टीका, यह तीनों मीराबाई की रचना है। लेकिन ये जो गीत गोविंद है यह किसका है? यह जयदेव जी का है ना। गीत गोविंद जयदेव जी की रचना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी इज ए करेक्ट आंसर। आइए दूसरा देखिए, मुनित्रयी में किन किन कवियों का नाम रखा गया है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या भर्तृहरि? बताइए आप लोग। पाणिनि का अगर ग्रंथ की बात करें कौन सा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। कात्यायन ने क्या लिखा है? वर्तिका। पतंजलि ने क्या लिखा है? योग दर्शन। और भर्तृहरि ने महाभाष्य की टीका लिखा है ना। महाभाष्य की टीका है, और भी इनकी रचनाएं, बस मैं एक एक बता रही हूं। लेकिन मुनित्रय में कौन नहीं आता है ये बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? भर्तृहरि। करेक्ट आंसर इज डी। आइए दूसरा देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? मैत्रेयी, पुष्पा। अरे यार, इसका ऑप्शन ही नहीं रखे हैं। अच्छा मैं रख देती हूँ। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन ही नहीं रखा गया है। आगे देखिए, मेढकी को जुखाम होना का अर्थ क्या होगा? मेढकी को जुखाम होना का अर्थ क्या होगा? बिना जान पहचान के लेन देन करना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना, योग्यता दिखाना या भयंकर सर्दी होना। आंसर बताइए आप लोग, रिप्लाई कीजिए। मेढकी को जुखाम होना तो भयंकर सर्दी होना तो नहीं होगा, योग्यता दिखाना भी नहीं होगा, बिना जान पहचान के लेन देन, क्या ये सही है? बताइए आप। हाँ, ये भी नहीं होगा। आंसर इज बिना बिना योग्यता के योग होने का नखरा दिखाना। जब कुछ नया आए तो बता दे मेढकी को जुखाम हुआ है। करेक्ट आंसर इज बी।
आइए दूसरा देखिए, एक तो दोस्त था ही, एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना का सही कहावत क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, या हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजा नीम पे चढ़ा, या छोटा मुंह बड़ी बात। अक्सर बच्चे कहावत, लोकोक्तियां या तो मुहावरे में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आंसर उसके ऐसा मिक्स रहता है कि बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, या हाथ कंगन के आरसी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग। अगर इसकी बात करें तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक तो देखे, एक तो दोस्त था, उस पर दूजा दोस्त लग गया, एक तो करेला था ही, ऊपर से नीम चढ़ गया, कड़वा ही कड़वा, दोनों कड़वे, इसलिए करेक्ट आंसर ये सी। आइए दूसरा, निशीथ का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा? निशीथ माने क्या होता है? अर्धरात्रि का समय, प्रातः का समय, या संध्या का समय, या इनमें से सभी। संध्या के समय को क्या कहते हैं बताइए आप लोग? गोधूली, गोधूली बोलते हैं ना संध्या के समय को, और प्रातः के समय को सुबह या भोर। लेकिन जो निषेध है ये अर्धरात्रि का समय है। कब से? 12 बजे से 3 बजे तक बीच के समय को निषेध कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? धुआं, चंद्या, भत्ता, या दावा। आंसर दीजिए आप लोग। अगर स्त्रीलिंग की बात और शब्दों के करें तो जैसे शिक्षिका, ये तो नाम से ही लग रहा है शिक्षिका ना, शिष्या ये भी लग रहा है, चंचला और सुता और कांता, बहुत सारे हैं। और इसमें ये धावा तो नहीं है, भत्ता भी नहीं है, धुआं भी नहीं है। करेक्ट आंसर ये बी, संध्या। ये जो संध्या है ये स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर ये बी। मुंह तोड़, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, या द्विगु समास। आंसर दीजिए आप लोग। अगर कर्मधारय की द्विगु समास की बात करें तो इसमें संख्यावाची शब्द आते हैं ना, जैसे चौराहा, और अष्टाध्यायी, चार चौराहों का रास्ता, अष्टाध्यायी। इसमें 8 आया। जहां पर भी संख्यावाची शब्द आए वहां पर द्विगु समास होता है। उसके बाद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जैसे नीलकमल, नीलोत्पल, नीलगाय, तत्पुरुष। कौन सा है इसमें? अव्ययी भाव में क्या होता है? इसमें पहले शब्द में अव्यय लगा होता है ना, जैसे प्रतिदिन, उपयोग। और तत्पुरुष, ये जो मुंह तोड़ है ये कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास है, मुंह को तोड़ने वाला। करेक्ट आंसर इज ए। आइए नेक्स्ट देखिए, भानुआगमन का संधि विच्छेद बताइए। भानुधन आगमन, भानधन आगमन, भानुधन आगमन या भानुधन आगमन, आगमन आगमन। इसका करंट आंसर बताइए आप लोग। संधि विच्छेद भी बच्चे बहुत फंसते हैं। देखिए भान, यहां पर भानवा गमन, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो कैसे? पहली बात तो ये यण संधि है, ठीक है, यह यण संधि का उदाहरण है। अब आप लोग पकड़िए, तोड़िए। जहां पर ई या उ, बड़ी ई या बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, वहां ई का क्या होता है? बड़ी या छोटी ई का क्या होता है? यह हो जाता है ना, और छोटा वो बड़ा वो का क्या होता है? वह हो जाता है, और री का र हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, भानुधन आगमन। जैसे ये न है, वो आया है ना, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? छोटा ऊ। करेक्ट आंसर इज सी। आइए दूसरा देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा की नहीं है? निम्न में कौन सा ग्रंथ रामविलास शर्मा का नहीं है? बताइए। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या कविता के नए प्रतिमान? आंसर दीजिए आप लोग। आंसर दीजिए। भाषा और समाज नहीं है, नई कविता और अस्तित्ववाद ये भी नहीं, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कविता के नए प्रतिमान। यह रामविलास शर्मा की नहीं है। जो है वो गलत हो गया, जो सही है वो गलत, जो गलत है वो सही है। ये नहीं पूछा है, ठीक है। आइए दूसरा देखिए, आंसर इज डी। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत या रामविलास शर्मा? बताइए, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास, अगर बात करें रामविलास शर्मा जी की, तो 1956 ईस्वी में मेरा कविता संग्रह में रूप तरंग प्रकाशित हुआ था। इनको जो मित्र थे, इनके मित्र कौन थे? रामविलास शर्मा जी के मित्र कौन थे? कवि मित्र नरेंद्र शर्मा जी, दोनों शर्मा मिल गए, को समर्पित किया था।
कहने का ये आशय है कि रामविलास शर्मा ने 1956 ईस्वी में मेरा संग्रह कविता जो रूप तरंग में प्रकाशित करवाया था, और प्रकाशित करवाने के बाद अपने दोस्त, अपने मित्र कवि नरेंद्र शर्मा को समर्पित मतलब दे दिया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब तो मैंने नाम भी बता दिया, रामविलास शर्मा। आंसर इज ए डी। आइए दूसरा देखिए, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या मैथ्यू आर्नल्ड? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह किसका आलोचक है? बताइए, यह किसने आलोचक दिया है? यदि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इन्होंने क्या कहा है? रामस्वरूप, इन्होंने कहा है कि आधुनिक दृष्टि से रचना जीवन का अर्थ, रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है। तो आलोचक रचना के अर्थ का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आधुनिक दृष्टि से रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करता है, तो आलोचक जो होता है वह रचना के अर्थ का विस्तार करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी इज ए करेक्ट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी? कविता सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। आप लोग आंसर दीजिए। नामवर सिंह जी नहीं है, रामविलास शर्मा भी नहीं है, नंद दुलारे वाजपेयी भी नहीं है। इनके करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर नागेंद्र ने सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ को लिखा है। करेक्ट आंसर इज ए बी। आइए दूसरा देखिए, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्त हेतु लिखा गया ग्रंथ, जब रामलला नच्चू, भैरवी रामायण, हनुमान बाहु या विनय पत्रिका? जब तुलसीदास जी के दाहिने हाथ में असाध्य दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को अपनी पीड़ा से, शरीर की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी कौन सा ग्रंथ लिखे थे? रामलला नच्चू, तो ये तो राम पर आधारित है। भैरव रामायण भी, और विनय पत्रिका, जो विनय पत्रिका है, तुलसीदास जी ने माता सीता के चरणों में रखा था कि प्रभु को जब टाइम मिले तो हमारे भी इस गरीब की मेरी भी कुछ पुकार सुने, ऐसा उन्होंने उसमें विनय लिखा था। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, हनुमान बाहुक। जैसा कि आपको बाहुक से, बाहुक माने हाथ होता है, इसी से पता चल रहा होगा हनुमान बाहुक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी,
त्याग पत्र, आत्मनेय पद, तुम चंदन हम पानी। अच्छा, अधेर नगरी किसकी है? ये भारतेंदु जी की है ना। यह कब आई? यह आया है 1881 ईस्वी में। ये त्याग पत्र किसका है? यह जैनेन्द्र जी का है ना। यह कब आया था? 1837 ईस्वी में। आत्मनेय पद किसका है? अज्ञे जी का है ना। 1960 में। और तुम चंदन हम पानी, यह किसका है बताइए आप लोग? किसका है? विद्यानिवास जी का। विद्यानिवास मिश्र जी का है। यह कब आया था? 1976 ईस्वी में। तो आप देखिए सबसे पहले कौन सा आया है? ओह सॉरी, 1937, 1881, 1937 या 1960 या 1976। तो भारतेंदु जी का अंधेर नगरी सबसे पहले आया है ना आरोही क्रम में 1881 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। आइए दूसरा देखिए, त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का, या राम नरेश त्रिपाठी, या गया प्रसाद शुक्ल सनेही, या रामधारी सिंह दिनकर जी का? किसका है बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। त्रिशूल उपनाम से कौन रचना करता था? अच्छा, ये गया प्रसाद जी जो थे, ये किसके थे? श्रृंगार आदि परंपरा विषयों के कैसे लिखते थे? त्रिशूल नाम पर क्या लिखते थे? श्रृंगार आदि परंपरा विषयों पे लिखते थे। और सनेही पे क्या लिखते थे जब उपनाम लगाते थे? कमेंट करिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए। हाँ, विषयों पे त्रिशूल या सनेही लिखते थे ना, दोनों में लिखते थे, श्रृंगार आदि परंपरा विषयों पे। उसके बाद यह राष्ट्र भावनाओं की कविता इन्होंने त्रिशूल उपनाम पे लिखा है ना, उपनाम से लिखा है। अच्छा एक मिनट, ये जो श्रृंगार आदि परंपरा पर इसने किस पे लिखा है? सनेही नाम पे लिखा है। सॉरी यार। और राष्ट्र भावनाओं की कविताओं को उन्होंने किससे लिखा है? त्रिशूल से, त्रिशूल उपनाम पर। खड़ी बोली में कविता और सवैया, खड़ी बोली में इन्होंने कविता और सवैया छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इसका करेक्ट आंसर सी होगा।
स्नेही उपनाम से क्या लिखते थे? श्रृंगार आदि परंपरा विषयों पे लिखते थे। और त्रिशूल पर राष्ट्र भावनाओं की कविता को इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखा। और ये खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। आइए नेक्स्ट, भारतीय समीक्षा जनक के लेखक बताइए। भारतीय समीक्षा के जनक कौन हैं? राजशेखर, भरतमुनि, विश्वनाथ या मम्मट? आंसर दीजिए आप लोग। अगर भरतमुनि की क्या है रस सिद्धांत? मम्मट जी का क्या है? काव्य प्रकाश। राजशेखर जी की रचना बताइए आप लोग, और विश्वनाथ जी की, तब तक मैं बताती हूँ। अच्छा, राजशेखर ने क्या कहा, विश्वनाथ जी ने क्या कहा था? वाक्यम रसाक्यम काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। उसके बाद राजशेखर इनको समीक्षा जनक, क्या भारतीय समीक्षा जनक इन्हीं को माना जाता है, राजशेखर जी को ये समीक्षा जनक माने जाते हैं। उसके बाद अलंकार ध्वनि, भारतीय समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? राजशेखर जी। ये अलंकार ध्वनि वक्रोक्ति रीति आदि संप्रदायों के आधार पर क्या हो गया, आधार पर सैद्धांतिक समीक्षा का व्यापक रूप से क्रमबद्ध किया है। ठीक है, क्रमबद्ध ढंग से विकास किया हुआ है। राजशेखर जी ने अलंकार ध्वनि वक्रोक्ति रीति आदि संप्रदायों के आधार पर सैद्धांतिक समीक्षा का व्यापक रूप से क्रमबद्ध तरीके से विकास किया है, तो इसलिए इनको भारतीय समीक्षा का जनक कहा जाता है। आंसर इज ए। आइए दूसरा, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अलुक समास या कर्मधारय समास? अलुक तत्पुरुष होता है ना। अगर कर्मधारय की बात करें तो इसमें उपमा सूचक होता है ना। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में दोनों पद छोड़ के अन्य अर्थ प्रदान करता है। और अलुक तत्पुरुष की बात करें, ज्यादा चल रहा है क्या? जिस समास में पूर्व पद
विभक्ति का लोप नहीं होता है वह अलुक तत्पुरुष समास है। मिटक रहा है। ठीक है, तत्पुरुष को अलुक तत्पुरुष उपमा सूचक जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है वह अलुक तत्पुरुष होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगर इसका और भी अलुक तत्पुरुष का अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे मन सागता, मन स्वागता। दूसरा बात करें तो जनुषांध, जिसको कहते हैं जन्मांध। बहुत सारे होते हैं। आइए दूसरा देखिए, इसका करेक्ट आंसर सी, अलुक तत्पुरुष। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली है। उपर्युक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या अज्ञे? बताइए आप लोग आंसर दीजिए। तब से मैं आप लोगों का कमेंट देखती हूँ। ठीक है, अच्छा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपाधि किसने दिया था? यह ब्रिटिश से मिला था ना, ब्रिटिश राज ने इनको दिया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको उपाधि मिली थी। लेकिन यह अज्ञे जी का नहीं है, न रामचंद्र शुक्ल न राजा लक्ष्मण सिंह का। यह किसका है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ए। आइए दूसरा देखिए, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को या वशिष्ठ मुनि को या ऋषिकर्ण को? सुलभ कोपो इसका मतलब समझ रहे हैं? जो अत्यधिक क्रोधित हो। तो कालिदास ने किसे कहा है? कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में शकुंतला की सखी प्रियमवदा थी ना, प्रियमवदा दुर्वासा ऋषि को कहती है। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोसो महर्षि कि यह अति क्रोधित
महर्षि हैं। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा? महर्षि दुर्वासा जी को। करेक्ट आंसर इज ए। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के चतुर्थ अंक में शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा ऋषि को देखती तो वही बोलती है, क्या कहती है? ऐसा दुर्वासा ऋषि सुलभ कोपो महर्षि। आइए दूसरा देखिए, रचना काल के अनुसार कवियों का सही का अनुक्रम क्या है? सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अद्धमाड़, या लुइपा सरहपा पुष्पदंत अद्धमाड़, या अद्धमाड़ सरहपा लुइपा पुष्पदंत, या सरहपा अद्धमाड़ लुइपा और पुष्पदंत। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले कौन से कवि आए हैं? लुई सरहपा आए हैं कि लुइपा की अद्धमाड़ या पुष्पदंत? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, क्योंकि सरहपा सबसे पहले, उसके बाद लुइपा, उसके बाद पुष्पदंत और उसके बाद अद्धमाड़। अद्धमाड़ जी बाद में आए हैं। करेक्ट आंसर इज ए। आइए दूसरा देखिए, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन या अंचल? इनमें कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? अगर रामकुमार वर्मा जी की रचना की बात करें, रूप राशि और निषीध, चित्ररेखा, चित्ररेखा, आकाश गंगा, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। रामकुमार वर्मा का नाम उत्तर छायावादी कवियों में सर्वाधिक उल्लेख है। ठीक है, रामकुमार वर्मा जी उत्तर छायावादी कवियों में सर्वाधिक उल्लेख है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी रचना की बात करें, रूप राशि, निषीध, चित्ररेखा और आकाश गंगा। का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किस कविता से उद्कृष्ट है? किसके नहीं, चलिए किसके? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा? आंसर बताइए आप लोग। बताइए आप लोग, आंसर बताइए। अगर रामधारी सिंह दिनकर की जी बात करें तो इनका एक कौन सा है? कुरुक्षेत्र। की कौन सी रचना है? कुरुक्षेत्र। और दूसरी
अच्छा हाँ, दो राह समय के रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है, यह कहाँ से उद्गृष्ट है ये बताइए। जनतंत्र से है ना, यह इनके जनतंत्र रचना, जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का नहीं। अच्छा, इनका एक परिवार है रचना जिसमें पूरे जानवरों का है ना। महादेवी जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। अच्छा, खत्म हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपसे कल मिलेंगे इसी टाइम पर, और मैं 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगी। और आज का क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोगों को मेरा नमस्कार।